हम बहुत लंबे समय से गड्ढों में रहते रहते आदी हो गए। ये सड़कें, ये सत्ता का परिवर्तन से, ये हवाई जहाज, ये विकास से हमारा सम्मान नहीं लौटने वाला। जो हजारों साल से तकलीफ हमारे पूर्वज, हमारे पिता माता, उनके पूर्वजों के अंदर जो एक दर्द है, जो हर्ट है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चल रही है। आपके पास कुछ ना भी हो, ये भौतिक सुख की चीजें ना हो, मकान ना हो, तब भी आप, अगर आपका इतिहास, अगर आपके पूर्वज महान थे और इस बोध में है कि हां हमारे पूर्वज महान थे, तब भी आपको भूख लगने के बावजूद भी आपके अंदर एक ताकत होती है, एक शक्ति का संचार होता है। इसलिए आप हर संकट से लड़ लेते हैं। मगर आप सब कुछ है आपके पास, एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाली कौम, एक कुंठाग्रस्त कौम कभी बहादुर नहीं बनती। वो समझौते करती है, जीने के नए नए रास्ते निकालकर समय तो काट लेती है। इसलिए कहीं कोई दंगाई, कोई जिहादी आपका घर जलाता है, आप वहां से भाग करके कहीं और चले जाते हैं। आपकी बेटी को उठा के ले जाता है, आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आप प्रतिकार नहीं करते, न शब्दों से करते, न इंटेलेक्चुअली करते, न समाज में करते। आपको लगता है कि कहीं मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। सनातनियों, तुम्हें कब से डर हो गया कि कोई व्यक्ति विशेष तुमसे नाराज हो ना हो? तुम उसकी चिंता करो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे नाराज ना हो जाए। अगर तुम्हें उसकी नाराजगी की चिंता होगी तो दुनिया में कोई तुमसे नाराज हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं देखता हूं छोटी छोटी बात पर, नहीं साहब हमें ऐसा रहना है, ऐसा दिखना है, हमें ऐसा नहीं कहना, हमें फला करना है, मैं इसमें यकीन नहीं रखता। बहुत लोग बड़ा दावा करते हैं, अरे मेरा बचपन से लेके मेरी जवानी और जवानी के बाद से इतने समय तक जिन सबको पिछले 50 साल में कमाया था, दोस्ती में, मोहब्बत में, घर में, पड़ोसी में, सब मेरे खिलाफ हैं, सब मेरे साथ नहीं है। मैंने चिंता नहीं की। मैंने कहा कोई मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, राष्ट्र मेरे साथ रहना चाहिए। एक दो लोगों से अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं लोग, आप ऐसा बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आया हूं मैं। मुझे किसी को खुश नहीं करना है। जिसको मेरी बात अच्छी लगेगी वो जरूर खुश होगा, और जिसके मंसूबों को मैं कुठाराघात कर रहा हूं, जिनके मंसूबों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, उन्हें मैं नहीं अच्छा लगूंगा। उनके अच्छा लगने और नहीं लगने से मैंने जन्म नहीं लिया है। लिहाजा जब मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मुझे भाषा की शालीनता और शब्दों की मर्यादा के बीच में अपनी बात कहनी है, तथ्यों से कहनी है, पूरे जोर से कहनी है, पूरे यकीन से कहनी है, तो मुझे किसी की चिंता नहीं होती। इसलिए कपिल भाई ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ काम है। मैं कपिल भाई को, उनकी टीम को और हजारों हजार संघ के कार्यकर्ता, हजारों हजार संघ के प्रचारक जो दुनिया भर में हिंदुत्व की और सनातन की रोशनी जगाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी खप रही है, यह सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। जिस बुनियाद पे 1925 से हम चले थे, हमारे पूर्वज चले थे, यह यात्रा नहीं रुकनी है। इस यात्रा में रास्ता कैसा भी हो, रास्ते बदले जा सकते हैं, रास्तों से थोड़ा दाएं बाएं हुआ जा सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। आज पूरे देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, हमसे भी पूछते हैं, हम भी खुलेआम कहते हैं भाई। बहुत लोगों ने कहा हमारे जीवन के 12 साल पाकिस्तान की नौकरी करने में कटे,
लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि पाकिस्तान नौकरी करने वैसे ही गए थे जैसे बीबीसी में नौकरी करते थे। लेकिन हमारे विरोधियों ने जब हमने पाकिस्तान नौकरी की तो बहुत सारे वो लोग जो बड़े अल्ट्रा अपने आप को बहुत महान कहते हैं, उन्होंने तब भी हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आप तो आईएसआई के एजेंट हैं। हमने कहा आईएसआई के एजेंट हैं और आपके पास खबर है तो आपको किसी ने रोका है इस देश में पुलिस के पास जाके बताने के लिए, लेकिन वो अपने अल्टीरियस मोटिव के लिए ये आरोप लगाते हैं। किसी का कद छोटा ना हो जाए, कहीं हमसे बड़ा ना बन जाए। बड़ा बनने के लिए नहीं आया हूं मैं, बड़ा बनने के लिए रास्ता तय नहीं किया है। लेकिन जब बोलना शुरू किया और भाषा की बात हुई तो कुछ लोगों को लगा ये भाषा तो कुछ आरएसएस से मिलती जुलती लगती है। तब भी लोगों ने कहा कि साहब अब तो ये आरएसएस का एजेंट है। तो मुंबई की एक सभा में मैंने खड़े होकर कहा, भाई मुझे आप गाली दें, मेरे परिवार को गाली दें, मेरी मां को गाली दें, मेरी बहनों को गाली दें, यह आपकी अपनी संस्कृति है, आपका अपना कल्चर है, लेकिन तय कर लें कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं या बीजेपी का एजेंट हूं या आईएसआई का एजेंट हूं। लेकिन मैंने उनसे बड़े शब्दों में साफ कहा, उस दिन के बाद से लोगों ने कहना बंद कर दिया। मैंने साफ साफ कहा, कपिल भाई, मैंने कहा उनसे, आरएसएस के बारे में मुझे शायद बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जितनी है उतने से ही मैं संतुष्ट हूं। आरएसएस का मुझे एजेंट करने वालों का मैंने यह कह के मुंह बंद कराया, आरएसएस भारत में है, भारत के अंदर भी काम कर रही है, भारत के बाहर भी काम कर रही है, उनके कार्यकर्ता पूरी दुनिया के सामने हैं। आरएसएस का एजेंट होना फिर भी गर्व की बात है, कम से कम जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के तो एजेंट नहीं है। तो सवाल यह है कि हमें अपनी भाषा में अपोलोजिस्टिक नहीं होना है। ये जो आरोप लगता है, ये राइट विंग सरकार आ गई है, नाथूराम गॉडसे के हत्यारों की सरकार आ गई है, इससे विचलित नहीं होना है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, सत्ता में कैसे हैं, किस तरीके से हैं, अपने आदर्शों के प्रति हमारा एक कमिटमेंट है, इससे विचलित करने के लिए ही आप पे आरोप लगते हैं। और जब जब आप पे आरोप लगते हैं, आप अपना रास्ता बदल देते हैं, तो वो तमाम सारी ताकतें कामयाब हो जाती हैं। दुनिया में उन्हीं की इज्जत होती है जो अपनी बात और अपने लक्ष्य से डिगते नहीं हैं। मैं कुछ सोच के, कुछ समझ करके इस रास्ते पे चला हूं। मेरा बार बार कहना है कि जब तक मेरी सांस चल रही है, तब तक बिना किसी हिचक के, हिचकिचाहट के, इन धमकियों के बीच भी यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं मुझसे, राजीव दीक्षित जी कैसे चले गए, कमलेश तिवारी कैसे चले गए। मैंने कहा मैं नहीं जानता उन विचारों के बारे में, न किसी से मिला हूं, न मैंने किसी को देखा है। जिस जमाने वो थे उस जमाने में पत्रकारिता में था। लेकिन एक सवाल पूछता हूं मैं, यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि कर्नल आर.एस. सिंह, कर्नल जी.डी. बख्शी, मेजर गौरव आर्या, सिकंदर रिजवी, ललित अंबरदार, सुशील पंडित, इनकी सुरक्षा उस समाज को लेनी चाहिए जो समाज ये मानता है कि ये वो बात तथ्यों पे कह रहे हैं कि इनकी बात को काटा नहीं जाएगा। अगर समाज जिम्मेदारी नहीं लेगा तो ये मरने और मारने का सिलसिला चलता रहेगा। लोग आएंगे, चले जाएंगे, और जो समाज जब अपने नेतृत्व करने वाले लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं होगी,
और यह मैसेज नहीं होगा कि अगर इनको किसी ने छुआ तो समाज में इसका बड़ा रिएक्शन होगा। और अगर आप ये एहसास कराने में दूर रहे तो यह सिलसिला रुकेगा नहीं। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, यह सिलसिला तब से चल रहा है। इसलिए पालघर की हत्या से पहले की घटना को भी हमें याद रखना चाहिए कि इस देश में एक विदेशी महिला आती है, कैसे वो इस देश के सत्ता के सबसे बड़े परिवार में इंडक्ट होती है, और उस परिवार में आने के बाद इंदिरा गांधी चली जाती है, उसका देवर चला जाता है, फिर उसका पति चला जाता है, और फिर किस तरीके से 10 साल तक अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्य करती है। लेकिन जो लोग पालघर की घटना पे चिंता होना चाहिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा क्या है, पालघर की घटना वहां हो रही है, उन ताकतों के जमीन पर हो रही है, इसलिए हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का मनन जरूर करना चाहिए कि हमारे सनातनी धर्म के 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य को तमिलनाडु की उस वक्त मंत्री के ऊपर दबाव और ब्लैकमेल करने के बाद दिल्ली से एक भारत विरोधी ताकत जो सत्ता के संस्थान में 10 साल से बैठी थी, उसके कहने पर शंकराचार्य जी को, भारत के इतने महान पुरुष को, जो हमारी नाक है, हमारा सर है, हमारा सम्मान है, उनको जिस तरीके से फंसाया गया और फंसा करके उनको बलात्कार के केस में डाला जेल में, उनकी मृत्यु हो गई, समाज नहीं बोला। वो प्रतिक्रिया जो आनी चाहिए थी देश के अंदर वो नहीं आई। देश के खिलाफ गद्दार जो सत्ता में भी हैं, जो संसद में भी हैं, जो व्यवस्था में भी बैठे हुए हैं, हमने उनके प्रति प्रतिकार नहीं किया और छोड़ दिया कि सारा काम सरकार का है। अरे सनातन के मानने वालों, आदर्श में जीने वाले लोगों, ये आदर्शवाद, ये सत्ता व्यवस्था, पुलिस, कानून, ये तमाम सारी चीजें उस समाज के लिए होती हैं जो आदर्श समाज होता है। आप आदर्श समाज में नहीं रह रहे हैं, आप एक भीड़ तंत्र में हैं, जहां चंद लोग आपकी बस्ती की बस्ती लूट लेते हैं। चंद लोग सरकारों को डराते हैं, न्यायपालिका को डराते हैं, संसद को डराते हैं। ना उनका उन्हें पुलिस से डर था, ना सुप्रीम कोर्ट से डर था। एक नाजायज तरीके से दिल्ली में एक धरना दिया गया और उस धरने को सुप्रीम कोर्ट ने वो हटाने के लिए इंटरव्यूकर भेजे कि वो ठोड़ियों में हाथ डालें कि भैया हां से हट जाओ। क्या इस देश में आपने हिंदुओं और सनातनियों कोई दूसरा धरना कभी देखा कि वो धरना हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आदमी भेजा हो कि आपकी मांग क्या है, आप क्यों हटेंगे और नहीं हटेंगे? इसी सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर के ऊपर एक निर्णय लिया है कि यहां पर धरने प्रदर्शन होंगे और एक समय में उस जंतर मंतर के ऊपर 1000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन फिर इस देश में जंतर मंतर पे धरना नहीं दिया गया, धरना ऐसी जगह दिया गया जहां उनके लोग थे और उन्होंने सड़क जाम रखी, लेकिन उसको खुलवा नहीं सकी, न सरकार खुलवा सकी, न व्यवस्था खुलवा सकी, न न्यायपालिका खुलवा सकी। क्या आज देश की मेजोरिटी के सामने जिस किस्म की मिसाल तय की जा रही है कि जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो देश को तोड़ देगा, जो अस्त व्यस्त कर देगा, जो दुनिया भर में हालात खराब कर देगा, सरकारें, सत्ता व्यवस्था, न्यायपालिका उन्हीं के सामने झुकेगी? ये परपाटी गलत है।